साथियों, कुछ अजीब सी स्थिति इस आंदोलन में, जो आंदोलन महापुरुषों संतों गुरुओं का है, उसको आज उसमें एक अजीब सी स्थिति मेरे सामने। मुझे लगा कि मुझे उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन लोगों को, जो लोग इस आंदोलन में मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो संतों गुरुओं महापुरुषों के मिशन को, मानव दीना भाना वाल्मीकि जी या और भी जो रहबर, जो महापुरुष जिनका नाम छूट गया हो, जैसे जो नायक हुए, बिरसा देव मुंडा, तांत्या भील, और भी मैं अगर नाम लेने लग जाऊंगा तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है और मुझे लगता है कि पूरे लाइव का समय तो उसी में चला जाएगा। साथियों, दो घटनाएं पिछले 10 दिन के अंदर जिनमें मैं शामिल हुआ, मुझे लगता है कि उनको आपके सामने रखना, आज के हालात पे अगर हम उन पे गौर नहीं करेंगे, उन घटनाओं को पे नहीं जाएंगे तो हमें वास्तविक स्थिति का एहसास नहीं होगा। जैसे वास्तविक स्थिति का एहसास होता किस तरह से है, वो इस तरह से है कि जो हालात आपके सामने हो वही वास्तविक स्थिति होती है, और इतिहास आप पे उदाहरण होता है और वर्तमान पे आप काम कर रहे होते हैं, वास्तविक जो वास्तविक स्थिति उस पे, और भविष्य के लिए आप सोच रहे होते हैं। तो साथियों, मैं पहला जो मामला है प्रयागराज का, प्रयागराज के मामले में गया और लगभग इस मामले को 20 दिन से ज्यादा हो गए। मुझे एहसास था कि सरकार ने कुछ ठोस कार्रवाई कराई होगी, सरकार ने, पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने कुछ ठोस किया होगा, आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया होगा, पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया गया होगा कि जो कानून है वो आपके साथ है, जो पुलिस और प्रशासन सरकार है वो आपके साथ है। और इसकी वास्तविक स्थिति वहीं जाके पता लगनी थी। तो मैंने तय किया कि भाई पहले प्रशासन पुलिस को काम करने का मौका दे दे, फिर वहां चले, फिर जाके देखने का, जानने का प्रयास करें कि वास्तविकता क्या है। और जब मैं वहां गया तो मुझे वास्तविकता का ज्ञान, कि वास्तविकता क्या है। मैं उन परिवारों से मिला। जब मैं गया तो वो परिवार में जो बहन वहां मौजूद थी, जिस परिवार की हत्या हुई, उनमें से 2 दूसरे भाई, उनकी पत्नी, वो जाते ही मेरे पैरों में लिपट गई। बड़ा कठिन सा पल था मेरे लिए कि हम हमेशा बहनों के सम्मान की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन एक आज उम्र में हमसे बड़ी बहन हमारे पैरों में पड़ी थी। बड़ी हिम्मत करके हमने उनको हटाया कि नहीं, आप पैर छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। वो मेरे हिसाब से वो किसी व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद के पैरों की तरफ नहीं पड़ी थी, वो उस विश्वास की तरफ, पैरों की तरफ झुकी थी जो अपने से कम छोटी उम्र में है, लेकिन उस विश्वास की तरफ वो झुकी थी जो विश्वास पिछले 6-7 सालों में भीम आर्मी के साथियों ने बनाया। जहां पे अन्याय अत्याचार वहां भीम आर्मी, जहां पे हक अधिकार की लड़ाई वहां पे भीम आर्मी। वो जो पहचान आप लोगों ने बनाई है, उस विश्वास के सामने वो बहन, हमसे उम्र में बड़ी बहन, वो नतमस्तक हुई। वो इस उम्मीद के आगे नतमस्तक हुई कि ये जो शख्स
ये जो व्यक्ति यहां पहुंचा, ये हमारे अधिकारों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है, और ये इसके आने से हमें न्याय मिलेगा। मैं इन दो घटनाओं पे क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ताजा उदाहरण है। 21वीं सदी चल रही है, आजाद भारत। जब आप किसी प्रगतिशील व्यक्ति से बात करेंगे या किसी से भी बात करेंगे जो अपर कास्ट के लोग होंगे, तो वो आपसे पहली लाइन में कहेंगे कि अब कहां जातिवाद है। नहीं, हम तो जातिवाद को नहीं मानते हैं, जातिवाद जैसी कोई चीज ही नहीं है। पहले हुआ करता था, अब जो पहले हुआ करता था उस पर आज क्यों चर्चा कर रहे हैं। हम जब अपने हक की लड़ाई की बात करते हैं, हम अपने हक मांगने की बात करते हैं, तो वो तुरंत हमारी राजनीति पे भी और हम पे भी जातिवादी होने का ठप्पा लगा देते हैं। लेकिन जातिवाद क्या है, इसका सच जो है और ये कितना खतरनाक है, ये भी आपको जानना समझना चाहिए। ये आप तब तक नहीं जानेंगे ना जबकि ये है शहरों में भी, लेकिन जब तक आप गांव में निकल के नहीं जाएंगे, गांव की गलियों में, आप गांव तक, क्योंकि बड़ा जो है ना, लगभग 80% लोग जो है ना वो गांव में रहते हैं आज भी भारत के अंदर। 20% आबादी शहर में रहती है। जो शहर की चाक चौबंद आप देखते हो वो 20% लोगों के लिए। गांव के लोगों के लिए वो सिर्फ कुछ देर का एहसास है जब वो जाते हैं उन शहरों में। ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन आज हम मुद्दे पे रहते हैं। तो जब मैं उस परिवार के पास बैठा, क्योंकि मेरे साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब किसी मामले में जाता हूं तो तब जाता हूं जब न्याय नहीं हो रहा होता। घटना तो रोज होती है, एक नहीं 1000 घटना होती है, लेकिन जहां न्याय नहीं हो रहा होता है और जहां सिस्टम, पुलिस, प्रशासन मिलकर न्याय को बाधित कर रहे होते हैं और पीड़ितों को सताने का काम कर रहे होते हैं, वहां मैं स्वयं जाता हूं। और सिर्फ जाता नहीं हूं, क्योंकि न्याय एक दिन में सुनिश्चित नहीं होता। घटना हुई है और आज ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संवैधानिक संस्थाएं हैं, पुलिस है, प्रशासन है, जुडिशरी है। तो कोई घटना होती है, फिर उसमें एफआईआर दर्ज होती है, फिर उसमें गिरफ्तारियां होती है, एविडेंस कलेक्ट होता है, कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में सुनवाई चलती है, गवाहियां होती हैं, क्रॉस होती हैं गवाहियां। उसके बाद जो है फिर कहीं जाके कोर्ट तय करता है कि असलियत में घटना हुई क्या थी और उस पर क्या क्या चार्जेस फ्रेम होने चाहिए। तो एक लंबी प्रक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई न्याय तो नहीं मिलता, भाई आप जाते हो। इतना आसान नहीं है न्याय। यहां तो रेप और हत्या के बाद एफआईआर नहीं लिखी जाती, सामूहिक तौर पे बहिष्कार होता है। हरियाणा में बड़े पैमाने पे चला हुआ है। घर जला दिए जाते हैं, जमीन को दबाने का, छीनने का प्रयास किया, तो उसका विरोध करने पे हत्या हो जाती है। बहुत सारी घटनाओं पे जिक्र करूंगा मैं, लेकिन अब मैं प्रयागराज की उस घटना की स्थिति आपको बता देता हूं। यह आज की घटना नहीं है, ये घटना 7/9/2019 में घटी पहली बार, जब इस परिवार पे वहां के दूसरे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उन्होंने हमला किया। परिवार ने पुलिस बुलाई, मुकदमे के लिए एप्लीकेशन दी। कई दिन के बाद जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ। अब समझिए कि कई घटना हुई है, पुलिस का काम है कि भाई वो मुकदमा दर्ज करे, पीड़ित परिवार को सुन के आरोपियों को गिरफ्तार करे। लेकिन कमाल की बात मुझे वहां जाने के बाद पता लगी कि 2 साल से ज्यादा के समय में लोग कहते हैं एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। सच तो यह है कि जुडिशरी में जिस तरह की खामियां हैं, अपराधियों को जिस तरह से सत्ता का संरक्षण और जुडिशरी का संरक्षण है, उसके कारण 4% के मुकदमों में कन्वेक्शन होता है। सजा की जो प्रक्रिया है 4% मुकदमे में होती है, बाकी मुकदमे तो ऐसे ही। तो मैं समझता हूं कि 2 साल में जो लोग कहते हैं एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता है, दोबारा दोहरा रहा हूं, दुरुपयोग नहीं होता, एससी एसटी एक्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है। क्योंकि इम्प्लीमेंट कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन कितने कानून जो हैं वो लागू हुए हैं आज तक, ये आपके सामने है। भारतीय संविधान तो सारी आजादी देता है, सारे अधिकार देता है और सबको देता है।
ना जाति देख के देता, ना धर्म देख के देखता, ना मजहब देख के देता, ना अमीर और गरीब देख के देता, लेकिन सबको देता है। लेकिन वो मिलता क्या, जैसे डिस्क्रिमिनेशन का जो के खिलाफ जो कानून है कि भाई कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है, कोई किसी के धर्म पे आधारित टिप्पणी नहीं कर सकता है, किसी को रोकने का, सताने का, सार्वजनिक जगहों पे, सरकारी जगहों पे रोकने जाने से कोई नहीं रोक सकता है, धार्मिक स्थलों में कोई किसी को नहीं रोक सकता है, कोई अवसर के लिए, अवसर सबके लिए समान है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। आपको बोलने की आजादी है, आपको घूमने की आजादी है, आपको संगठन बनाने की, आंदोलन करने की आजादी, आपको बहुत सारे चीज अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन ले, लेकिन लागू कहाँ है? क्योंकि सरकार के खिलाफ जो लोग काम करते, सरकार उनके खिलाफ काम करती है, वो उनकी आवाज को दबाना चाहती है। तो पहली घटना 7/9/2019 को हुई और 2 साल बाद अभी जानकारी ये हुई। ये घटना 5 तारीख को हुई, 7 तारीख को FIR हुई और 27 नवंबर 2021 को इसमें चार्जशीट लगी। 7/9/2019 से 27 नवंबर 2021, बड़ा मजाकिया है। कौन से एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है आप देख लीजिए। दूसरी घटना 2020 में हुई, 14 सितंबर को, जिसमें मेडिकल हुए, कई लोगों की पिटाई हुई। और घटना कारण क्या था कि जो पहली घटना हुई थी, आरोपी चाहते थे कि ये लोग दबाव में फैसला कर लें, इस वजह से उन्होंने दूसरी घटना कारित की, दबाव बनाया, गेट तोड़ दिए और मारपीट की, जिसमें महिलाओं को भी चोट लगी, पुरुषों को भी चोट लगी, मेडिकल हुए। मैं एक घटना को अगर पहली बार में ही सही कार्रवाई थी तो दूसरी घटना कारित नहीं होती। फिर तीसरी घटना हुई 21 सितंबर 2021 को। इसमें FIR हुई 9 दिन बाद, 29/9/2021 को। ये तीसरी घटना है। लेकिन इस घटना के बाद 29 तारीख को ही पीड़ित परिवार पे भी एक झूठा मुकदमा पुलिस के सहयोग से, सरकार के सहयोग से कर दिया गया। और ये कहा गया कि अगर जो पिटे उन्हीं के खिलाफ मुकदमा, ये है न्याय चरित्र, ये है सरकार चरित्र, ये है सत्ता का दुरुपयोग, ये है सबका साथ सबका विकास। चौथी घटना जो 25/11/2021 को हुई, और ये घटना बड़ी डरावनी है। एक हफ्ते पहले आरोपी लोग ये कहते हैं क्या तो फैसला कर लो उन मुकदमों में, वरना 1 बीघा जमीन बेच के तुम्हें उजाड़ देंगे। और फिर ये घटना होती, बच्ची के पिता, उनका भाई 10 साल का, उनकी मां और खुद बच्ची, चारों लोगों की हत्या कर दी जाती है। मां और बेटी के साथ रेप हुआ है। 2-3 दिन तक तो यही नहीं पता था कि घटना हुई या नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग पिछले रास्ते आए और इस घटना को अंजाम देके चले गए। उनके भाई को किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि भाई आपके परिवार के आपके भाई नहीं दिखाई दे रहे कई दिन से, तो वो जब घर देखने आए तब उनको पता लगा लाशें सड़ चुकी थी। चार दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, आप समझिए कि लाशें सड़ने में कितना समय लगता है। एक बच्ची जो तैयारी कर रही थी, जिसके सपने थे, कुचल दिए गए। उसका भाई 10 साल का, उसकी मां, उनके पिताजी, उनके जीवन का अधिकार छीन लिया गया। 2-3 साल से वो लोग न्याय के लिए लड़ रहे थे, 2019 से न्याय नहीं मिला।
परिवार की और महिलाओं के साथ में मारपीट हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई और कहा जाता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। फिर जो बहुत जरूरी बात, पुलिस ने कार्रवाई के तौर पे किया क्या? गांव के एक उन्हीं की जाति के व्यक्ति को उठाकर भेज दिया जेल, 2 और अन्य लोगों को भेजा। और सच्चाई ये है, जो बताया गया है, कि वो 2 लोग तो उस दिन जिस दिन भेजा गया वो गुड़गांव में जॉब पे थे। अब पुलिस कोई कार्रवाई करे तो बोले कौन? किसका बुरा समय है जो पुलिस के खिलाफ बोले? क्योंकि पुलिस पे तो सारे अधिकार है। पुलिस उसको उठा के जेल में, दरोगा जी कहें कि अभी भेजने दें। हम तो लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि निर्दोष जेल चले जाते हैं, आरोपी खुलेआम घूमते हैं। अभी तक पिछले इस मुकदमे में जितने लोगों पे FIR हुई, मैं बता देता हूं आप लोगों को। इस वाले मुकदमे में जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई, पुलिस परिवार ने बताया, नाम बताए, और घटना में 11 लोग शामिल होने का शक जाहिर किया। 11 लोगों पे FIR हुई। 11 में से एक भी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया। एक व्यक्ति को जेल भेजा गया, वो पुराने मुकदमे में, जो पिछला मुकदमा है, जिसको 2 साल पहले का जो मुकदमा है, उसमें एक व्यक्ति को जेल भेजा गया। बाकी इसमें 11 लोग हैं, कोई पूछताछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 4 लोगों की जान गई। 4 पशुओं की जान जाती तो शायद हल्ला मच जाता। ये जाति का फर्क। मैं तो किसी भी महिला के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ हूं, लेकिन परिवार द्वारा बताया गया उस बच्चे की हालत को, उसको इतनी निर्दयता से उसके हो गया उस। और जहां तक मैं समझता हूं, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। कहां से मिलेगा न्याय? मैंने परिवार को विश्वास दिलाया कि पुलिस और सरकार मिलकर अगर आरोपियों को बचाने का काम करेगी तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और खुद चंद्रशेखर आजाद आपके साथ आके प्रयागराज में धरने पे बैठूंगा। लेकिन जो विश्वास आपको है, उसको हम लोग टूटने नहीं देंगे। सोच के दिल दहल जाता है। 4 लोगों की हत्या होती, ना कोई मीडिया में शोर है, ना कोई कैंडल मार्च हो रहा है, ना महिला आयोग जागी, ना मानव अधिकार आयोग जागा, ना ही किसी नेता को तकलीफ हुई। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब मैं वहां जा रहा था, मैं 4 दिन लखनऊ रहा कि उस घटना पर जाऊंगा, तो उस परिवार को यह कहा गया कि उनको मत आने देना, हम कर रहे हैं मदद वहां के नेताओं द्वारा। पुलिस और प्रशासन के लोगों ने सोचा कि कुछ दिनों बाद क्या होगा, घटना अभी ताजी है तो थोड़ा विरोध होगा, घटना ठंडी हो जाएगी, फिर कुछ होगा नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोग इस काम को कर क्यों रहे हैं। हम लोग इस काम को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि घटना ताजी है, घटना पुरानी हो गई है। हम इन घटनाओं को रोक देना चाहते हैं। ये घटनाएं जड़ से खत्म होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कोई जाति धर्म के लोगों, समाज के किसी के साथ भी, किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। ये पहली घटना है जिसमें मैं प्रयागराज जाके खुद शामिल होकर आंदोलन करूंगा। और CBI जांच की हमने मांग की है। सरकार अभी सुनेगी नहीं, लेकिन बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती, तो एक मजबूत आंदोलन वहां करना पड़ेगा। मैंने जोर तो नहीं पड़ जाओगे कहीं, किसी लालच में कहीं टूट तो नहीं जाओगे, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बहनों ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम लड़ेंगे। क्योंकि इसलिए लड़ेंगे क्योंकि आगे हमारी और भी बच्चियां हैं और हमें उनकी भी रक्षा करनी है। माए, हमें अपने भी स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करनी है। वो बहुत गुस्से में भी थी, लेकिन ये गुस्सा तो सदियों से हमारे अंदर जन्म ले रहा है, पनप रहा है, क्योंकि ये अपमान सहने की एक सीमा होती है। अब मैं दूसरी घटना पे आता हूँ। दूसरी घटना उत्तराखंड की है, एक अन्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट चंपावत। जब ये घटना मेरे संज्ञान में आई तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम वहां गई। उन्होंने इसमें FIR दर्ज कराई। पहली बात तो हमारे लोगों को जानकारी नहीं, क्योंकि एजुकेशन की कमी और कोई लीगल नॉलेज देता नहीं है, वकील इतने नहीं है। पुलिस जो कहे वही FIR लिख देती, वो अज्ञात में वो FIR हुई। परिवार को, सच तो यह, परिवार को जानकारी भी नहीं थी जब तक उनको सही तरह से नहीं पता लगा कि घटना की किसने और घटना क्या थी। ये एक बड़ा दूर का इलाका है चंपावत। जब मैंने रुड़की में रैली की
तो मैंने पहले इससे पहले तय किया था अपने समय के हिसाब से, क्योंकि आदमी अकेला हूँ, सब जगह नहीं जा सकता हूँ। जाता वहां हूँ प्रयास करके जहाँ अन्याय होता है, जहाँ न्याय नहीं हो रहा था, जहाँ पुलिस और सरकार मिलकर रोकती, मैंने पहले बताया। जैसे हाथरस का मामला हो, जैसे नागल का मामला हो दिल्ली का, कि लोग सड़कों पे थे और कोई सुन नहीं रहा था, जैसे अल्ताफ का मामला हो कासगंज का, जैसे अरुण वाल्मीकि का मामला हो आगरा का, जैसे मुन्ना प्रधान का मामला हो आजमगढ़ का, सत्यमेव जयते प्रधान का मामला हो आजमगढ़ का, या कोई और मामला हो जहां भी, जहां सुनवाई ना हो, वहां जहां मेरी जरूरत होती है वहां मैं जरूर जाता हूँ। समय लग जाता है, तो मैंने खुद ये कहा कि जैसे 16 तारीख मैंने तय कि जाऊंगा, तो मैंने इनसे कहा कि मैं 15 तारीख में जाऊंगा यहाँ की टीम। तो मैं जब वहां पहुंचा उत्तराखंड, और एक हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हमने रैली भी की, लाखों लोग उस रैली में शामिल हुए। हमारे वहां की टीम ने बहुत मेहनत की थी, वहां के प्रभारी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, बीमारी में जासवां की जिले की टीम, विधानसभा की टीम, ब्लॉक की टीम, बूथ की टीम, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। मैंने उस रैली के बाद मैंने उनको कहा था कि रैली के बाद तत्काल हम लोग निकलेंगे। रात में हम लोग 9 बजे लगभग वहां से निकले। सुबह 4:30 बजे पूरी रात के सफर के बाद हम लोग टनकपुर पहुंचे। टनकपुर में रात को एक धर्मशाला में रुके। फिर टनकपुर से हम लोग चंपावत गए। चंपावत में परिवार से मिले, उनकी बात सुनी, फिर वहां के जो जिम्मेदार अधिकारी, एसएसपी, डीएम, उन दोनों से मुलाकात की। पूरी घटना को जानने के बाद, घटना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के एक व्यक्ति है जो सिलाई का काम करते थे 25 साल से। एक अन्य जाति के, क्या मैं जातियों का जिक्र करूं, पीड़ितों की क्या जाति और अपराधियों की क्या जाति। ये जाति का दंश जिन्होंने जाति बनाई, उन्होंने इसलिए बनाया कि जाति के आधार पर शोषण करके कुछ लोग के अधिकारों से उनको वंचित रखा जाए और उनको, उनके मॉरल को डाउन किया जाए। तो बता देता हूँ, जिसके यहाँ वो काम, जिसकी दुकान में वो उन्होंने दुकान खोली हुई थी, उसके परिवार की शादी थी, उसमें वो इनवाइट थे। जब वो शादी में बारात के तौर पे गई, ये किस्सा लगभग ऐसा जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ हुआ था। वो जब चले गए, जिस उनके साथी ने उनको बुलाया था उसको दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो शादी में शामिल हुए तो उस समुदाय के जो लोग थे, जिस उनके साथ साथी के समुदाय के लोग, मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को अपमानित किया कि इसको, शूद्र को क्यों बुलाया, इस माली को क्यों बुलाया शादी में, हमारी इसकी इतनी हिम्मत ही हमारी शादी में आएगा, ये हमारे साथ चलेगा। वो व्यक्ति जब बारात में चले गए तो वहां सामूहिक रूप से भोजन करने के ऊपर, क्योंकि आज भी उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में कास्टिज्म बड़े पैमाने पे, पिछले 6 महीने में, क्योंकि भीम आर्मी की यूनिट्स वहां बन गई हैं, 30 घटनाएं कास्टिज्म की, कास्ट एट्रोसिटी की वहां हुई है, जातिगत अत्याचार। और बहुत बुरी स्थिति, मैंने एक बार पहले भी लाइव में बताया था, इतनी बुरी स्थिति है। और है तो ये देश के सभी कोनों में, लेकिन जहां जहां थोड़ा सा आर्थिक सशक्तिकरण आया है या पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में, वहां थोड़ा सा तब्दीली हो कि आप लड़ पाते हैं, आप पे संसाधन आए हैं, तो वहां पहाड़ में ये बड़े पैमाने पे है। वहां तो जातियों के आधारित इतनी घटना है, इतना बंटवारा है कि आज भी वहां जाति के आधार पे कमरे नहीं मिलते हैं। अगर आप जाति बता दें तो शायद आपको रहने के लिए कमरा ना मिले, बहुत सारी चीजें। लेकिन वो जब बारात में चले गए तो उनके जो सजातीय लोग थे, बारात के जो, जिनके बारात में वो गए थे, उनको ये पसंद नहीं आया कि वो हमारे साथ उसी पंडाल में खाना खा रहे हैं, उन्हीं बर्तनों में जिसमें हम खा रहे हैं। और ऐसी घटना 2 दिन पहले भी, जैसे आटा चक्की छूने पे एक टीचर होते हुए, टीचर थे वो, जिन्होंने एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति की हत्या कर दी थी पीट पीट के। एक और घटना हुई थी जिसमें मैं खुद स्वयं शामिल हुआ था, गया था मैं उस परिवार से मिलने। उस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि वो सामूहिक उसमें शादी में जाके वो खाना खाने लगे, कुर्सी बैठ के, तो उनके साथ मारपीट की और मार दिया। और लास्ट लाइन ये थी जब मैं इस परिवार से मिलने के लिए गया, कि वो हंसते हुए कह रहे थे कि बकरे की तरह काट दिया उसे हमने। मैं जब हक की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि हम भड़काने की बात कर रहे हैं, लेकिन सच अगर आज इन लोगों को नहीं बताएंगे जिनसे बात कर रहे हैं, तो किसको बताएंगे। और
जब इनको सच का पता नहीं लगेगा तो ये लोग लड़ेंगे कैसे? तो उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने उनके साथ मारपीट की। 4 लोग उसको पीट रहे थे, ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है। पुलिस के पास अभी जानकारी नहीं है, पुलिस जानकारी नहीं करना चाहती है, तो वो जानते होंगे, लेकिन इस लाइव के माध्यम से घटना पूरी बता देता हूँ। 4 लोग उनको पीट रहे थे, पीटा उनको, फिर जो वहां एम्बुलेंस सेवा है उस पर फोन कर दिया, वो एम्बुलेंस सेवा उसको लेके चली गई। और परिवार को, रात में परिवार के पास किस परिवार के लोगों ने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि अभी वो शादी में है, बारात रात में 7 बजे आएगी, 11 बजे तक वो फिर भी नहीं लौटे। तो उनको लगा कि हो सकता है कि कहीं रुक गए होंगे। परिवार को सुबह एक फोन आया कि परिवार को बताया गया कि वो भी सो रहे हैं। फिर उसके बाद परिवार ने दोबारा प्रयास किया बात करने का, तो फिर नई बात हो पाई। फोन उठाने वाले ने फिर बता दिया कि अभी सो रहे हैं। फिर उधर से एक फोन आता जिसने कहा कि आप यहाँ आ जाइए सेवा पानी करने के लिए, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी खराब है, ये हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। वो जब हॉस्पिटल परिवार गया तो वो नगन अवस्था में फर्श पे लेटे, ठंड का समय, किसी व्यक्ति को आप बिना कपड़ों के और फर्श पे लेटाएंगे तो उसकी क्या हालात होगी। वो फर्श पे लेटे हुए थे और उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जब उनको वहां से, और हालत अच्छी नहीं थी, जब परिवार ने शोर शराबा किया तो उनको वो गाड़ी से लेके चले गए हायर सेंटर के लिए। और रास्ते में उन्होंने अपने बेटे को बताया कि जब मैं खाना खा रहा था, इस बात से नाराज होकर उन्होंने, कुछ लोगों ने मेरे से मारपीट की। वो इशारे से बता पाए, बोल नहीं पाया। उन्होंने कुछ दिया जो एविडेंस के तौर पे काम आएगा। वो आज हमारे बीच नहीं। मैं परिवार से मिलने गया, ये मामला मीडिया में आया तो हाईलाइटेड हुआ, मीडिया ने भी कुछ जानकारी कलेक्ट की होंगी, तो उन्होंने लिखा कि खाना छूने पे स्वर्णों द्वारा हत्या। मैं जब उस परिवार से मिला, उस परिवार में 3 बच्चे हैं। ये बहुत तकलीफ का वो है। जैसे प्रयागराज का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया है, उनके भाई लोग हैं लेकिन वो परिवार नहीं है, वो परिवार तो पूरा खत्म हो गया है। जैसा उन्होंने कहा उन्होंने कर दिया कि हम उजाड़ देंगे। चंपावत में 3 परिवार के 4 मेंबर है। पत्नी जो पीड़ित, जो नहीं रहे, उनकी पत्नी, उनकी हत्या हो गई है, उनकी एक बेटी, 2 बच्चे। जब मैं उनसे मिला तो मैंने उनको सुना, पूरी जानकारी उन्होंने मुझे दी। मैंने उनसे कहा कि डरो मत, बताओ। दोनों बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं, बेटी भी नाबालिग है, दोनों पढ़ना चाहते हैं। बोल नहीं पा रहे थे दोनों बेटे, क्योंकि उनके सर से पिता का साया उठ गया है। मेरा एक सवाल है पूरे देश और सिस्टम से, क्या कोई भी कीमत उनके पिता को वापस ला सकती है? पिता व्यक्ति नहीं होते हैं, एक मॉरल सपोर्ट होता है। आप कुछ भी कर देंगे और आपको किसी भी चीज की जरूरत है, तो शायद हर व्यक्ति जो इस लाइव को सुन रहा सोचे कि जब आप बचपन में थे, क्या कभी किसी चीज के लिए आपको सोचना पड़ा, या कोई था जो आपके लिए सोच रहा था और आपने कहा होगा, और अगर वो सक्षम होगा तो उसने उस चीज को आपको प्रोवाइड करा। भाई कौन था? वो आपके पिता थे। एक पिता एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है। जब तक वो होते हैं ना, तब तक आपको और किसी की जरूरत नहीं महसूस होती। वो बहुत बड़ी ताकत होते हैं। हम तो नहीं जानते भगवान कैसा होता है, लेकिन हम तो अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भगवान समझते हैं। क्योंकि भगवान वो होता है जो गुण दोष से परे होता है, और जो आपको कुछ, जो आपसे कुछ लेता नहीं है, देता है सिर्फ आपको। और मैं तो मानता हूँ हर किसी की जिंदगी भगवान है, एक अच्छे साथी के रूप में और उसके माता पिता के रूप में, जो उनको जन्म देते हैं, जिनका अंश होते हैं। मेरे माता पिता, मेरे भगवान जो है ना, मेरे माता पिता। मेरे पिता तो अब नहीं है, 2013 में चले गए वो, लेकिन मेरी माँ है, वही मेरी भगवान है। या वो मेरे गार्जियन जिन्होंने मुझे पाला, तैयार किया, या मैं वो महापुरुष, तमाम लोग जिनको मैं नमन करता हूँ, वही मेरे। क्योंकि आज मैं जो कुछ सीख रहा हूँ उनसे सीख रहा हूँ। वो नहीं भी है तो मैं एकलव्य की स्थिति में हूँ।
वो कहानी आपने सुनी है ना, द्रोणाचार्य एकलव्य की कहानी, सच है या नहीं, लेकिन ये सच है कि एक एकलव्य है और द्रोणाचार्य के रूप में, गुरु के रूप में, द्रोणाचार्य पे तो नहीं जाऊंगा, गुरु के रूप में ये महापुरुष मेरे साथ है। मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, कहाँ से सीख लेता हूँ, वो सारी सीख उनके चरित्र में। मैं घटना पे आता हूँ। वो बेटी भी पढ़ना चाहती है। जब वो उसने मुझे बताई तो वो रोने लगी। उसने मेरी तरफ हाथ जोड़े हुए थे और मैं उसके सर पे हाथ रख के कह रहा था कि नहीं, रोते नहीं। फिर मैं उनकी बात सुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि तुम खाना खाओ, अभी हम चलेंगे। फिर मैंने वहां के लोकल लोगों से, जो अपनी टीम थी, पिथौरागढ़ की, लोहाघाट की, चंपावत की, उनसे बात की। हजारों नहीं तो थे, 400, 300, 400, 500 लोगों की टीम है वहां अच्छी। वो लोग आए थे, उन लोगों ने बहुत प्रयास किया, वो आए और वो लड़ भी रहे। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तो मैं प्रयागराज की टीम का भी करता हूँ कि उन्होंने उस मामले को उठाने का प्रयास किया और वो लड़े, और मेरे जाने पे वो वहां बहुसंख्यक रूप से थे अपना काम छोड़ के। फिर मैं उन परिवार के साथ वहां के एसएसपी से मिला और मैंने ये बात एसएसपी को कही कि एक बार इस परिवार को सुनिए, शायद आपको एहसास हो जाए कि मैं क्यों यहाँ हूँ। जब वो बच्ची उस बात को बता रही थी ना, वो कह रही हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भीख मांग के रह लेंगे, लेकिन हमें न्याय चाहिए। उसकी आवाज में जो दर्द था ना, वो दर्द असहनीय था। एक भाई के लिए तो असहनीय था। वो रो पड़ी और मैं खुद के आंसुओं को नहीं रोक पाया। पहली बार ऐसा हो कि सामूहिक रूप से, क्योंकि मैं भावुक व्यक्ति हूँ और जब किसी को दुख तकलीफ में देखता हूँ तो उसके दुख तकलीफ को अपना समझता हूँ, तो रोक नहीं पाता हूँ खुद को, तो नम हो जाती हैं आंखें। लेकिन जब मैंने उसको सुना और उसको रोते हुए चिल्लाते हुए देखा वहां, तो मैं अपने आंसू पे काबू नहीं रख पाया। तो मेरी आंखें नम हुई, मैंने उसको संभाल लिया कि नहीं बेटा, रोते नहीं। लेकिन वो बेहोश हो गई। तभी उसको हम लोग ने डॉक्टर के पास भेजा। फिर मैं वहां के जिला अधिकारी से मिला, मैंने उनको भी बात की, जो SC/ST एक्ट और तमाम तरह के प्रोविजन है और जो राइट्स है उनके पास। जैसे उनका मकान कच्चा है, मुझे खुद अधिकारी ये कहें कि वो कैसे रहते हैं हमें नहीं पता, छोटा सा मकान, वो भी कच्चा। 71 साल के लोकतंत्र में आज भी कच्चा मकान देखिए ना। मैंने उनसे कहा कि जो योजनाएं, इनके लाभ उनको मिलने चाहिए, उन बच्चों की पढ़ाई हो, ये हमारी मांग थी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वो कराएंगे जब तक वो पढ़ना चाहे। फिर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, उस परिवार को जमीन या रोजगार के साधन मिले, जो पत्नी है उनको पेंशन या कोई रोजगार, सरकारी नौकरी आप लोग दें, पक्का आवास बन जाए। एक सवाल जो मेरे मन में आया कि उस बच्ची और उस परिवार का होगा, क्योंकि आज घटना हुई, हम लोग जाएंगे, बात करेंगे, हजारों घटना होती है वहां पर, रहने वाले एक्टिविस्ट लोग आवाज उठाते हैं। क्योंकि जिसके परिवार जाता, तकलीफ तो उसको होती है, दिल्ली में तो उनके साथ कोई नहीं रहेगा। लेकिन वो परिवार, सोचिए उस परिवार की माँ को भी वो बीमार हो जाए, उनको इलाज की जरूरत हो। सिस्टम आज ऐसा है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे खाना पूर्ति है, प्राइवेट में पैसे लगते हैं। वो बच्चे या और वो बच्चे कहाँ से इलाज कराएं, जिनके पास मकान भी नहीं, खाने को रोटी नहीं है, जिनका एक आजीविका सहारा था, वो चले गए। मैंने ये भी पूछा कि आप गार्जियन हैं यहाँ अधिकारियों से, और मुख्यमंत्री, सरकार गार्जियन है, क्या सोचा सरकार ने? क्या खाएंगे वो लोग, कहाँ से कपड़े लाएंगे? वो मुख्य धारा से वो हट जाएंगे। और इस देश का सिस्टम है कि फिर यहाँ अपना जीवन पालन करने के लिए फिर गलत तरह की चीजें और लोगों की, भेड़ियों जैसी निगाह, तमाम तरह के साधन साधन जो है ना, प्रयास करते हैं लोग की किसी तरह से, क्योंकि यहाँ अगर कोई किसी को देता तो उसकी कीमत जरूर लेता है। संवैधानिक रूप से शब्दों की गरिमा है, इसलिए मैं नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन ये सच है कि किस तरह से यहाँ एक स्त्री जो विधवा है या डिवोर्सी है, उसको उसका जीवन क्या है ये आप बेहतर जानते हैं। और कितने अपमान संघर्ष से वो उसको दो चार होना पड़ता है, कैसे कैसे अपने बच्चों को पालती है। लेकिन सच ये है कि वो कितना भी बेहतर करके वो नहीं दे पाएगी जो उसके पिता शायद उनको दे देते।
मैंने उस बहन से वादा किया कि मैं आजीवन इस रिश्ते को निभाऊंगा। सारी दुनिया साथ छोड़ देगी, ये दो छोटे भाई ये भी साथ छोड़ देंगे, तो ये भाई नहीं छोड़ेगा जिसको चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। ये वादा मेरा उस बहन से नहीं है, ये वादा मेरा हर बहन से, देश की हर जाति धर्म की बेटी से। मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति तो नहीं हूं, लेकिन मैं लोकतंत्र की ताकत को समझ गया हूं कि सत्ता में क्या शक्ति है। फिर इसलिए शक्ति को समझ के मैं पागलों की तरह इसको पाने के लिए कि ये शक्ति बहुजन समाज के पास है, इसलिए मैं दिन रात घूमता रहता हूँ। हम वहां से लौटे, फिर वही 12 घंटे का सफर था। मेरे साथ जो बच्चे रहते हैं वो सही तरह सो नहीं पाए, और मुझे ये भी डर था कि कहीं रात में किसी की आंख झपक ना लग जाए और किसी को नुकसान ना हो जाए। प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी में चोट भी लगी, उनकी गाड़ी आपस में टकरा गई। हम आजाद भारत में जी रहे, उस परिवार के प्रति और प्रयागराज के प्रति, मेरी परिवार के प्रति मेरी संवेदना, ये तो वो घटना है जो सोशल मीडिया के आने से हाईलाइटेड हो जाती है और हम जैसे लोग खबर आ जाते हैं। इस देश का एनसीआरबी का डाटा कुछ और कहता है। वो कहता है कि पूरे देश में एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ी, शेड्यूल कास्ट के लोगों पे अत्याचार घटनाएं बढ़ी, महिलाओं पे अत्याचार घटनाएं बढ़ी। अगर आप अखबार उठा के देखेंगे तो आपको ये भी एहसास होगा कि किस जाति की महिलाओं पे अत्याचार घटनाएं बढ़ी। ये जाति का खेल है। काशीराम साहब कहते जो कौम अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती, और जो शासक कौम नहीं होती, जो जिनका राज नहीं होता, जिन समाज का वर्गों का राज नहीं होता, उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार भी होते हैं, उनकी हत्याएं भी होती हैं, उनके बलात्कार भी होते हैं, उनको तेजाब से भी नहलाया जाता है, उनके घर भी जला दिए जाते हैं। काशीराम साहब कहते हैं कि शासक पे ना शोषण होता है, ना ही शासक पे के बहन बेटियों पे अत्याचार, यानी कि राजा के साथ ये नहीं होता है, जिनका राज होता है। ना कोई इनकी बहन को अपमानित करता, ना कोई इनकी जमीन दबाता, ना कोई इनकी हत्या करता। एक संदेश मेरा इस लाइव के माध्यम से पूरे दलित समाज के लोगों को भी है। मैं कभी, क्योंकि मैं जाति व्यवस्था को मानता नहीं, धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मैं कभी पीड़ित की जाति शेड्यूल कास्ट के लोगों में नहीं पूछता हूँ कि उसकी जाति क्या है। इस सिस्टम ने हमें जाति का और वर्ग का नेता बनाने का प्रयास किया। हमारे तमाम महापुरुषों को, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर पूरी दुनिया के विद्वान व्यक्ति, और सबके लिए कुछ इतना बड़ा कुछ करके गए संविधान में, लेकिन रहे इस सिस्टम ने बनाया उनको दलित नेता है। जबकि पंडित नेहरू जी सबके नेता है, गांधी जी सबके नेता है। पंडित नेहरू जी को कोई नहीं कहेगा कि वो कश्मीरी पंडितों के नेता है, गांधी जी को कोई नहीं कहेगा कि वो गुजरात के बनियों के नेता है या देश के बनियों के नेता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहा जाएगा कि वो दलितों के नेता है। जबकि काम उन्होंने सबके लिए किया, उनका पूरी देश की महिलाओं के लिए को लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पे प्रयास किया कि हिंदू कोड बिल लागू हो जाए, कि देश की महिलाओं को बुनियादी अधिकार मिल जाए। काशीराम साहब इतना काम किए, बाबू जगजीवन राम इतना काम किए, बीपी मौर्य जी इतना काम किए, इवन बहन जी भी इतना काम किए, लेकिन वो नेता दलितों की रही। हमारे तमाम नेता दलितों के नेता होते हैं, और दलितों में भी लास्ट टाइम आके वो एक जाति के नेता इस सिस्टम उनको बना देता है। मेरे खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र हुए। हमने भीम आर्मी जो संगठन बनाया, उस उद्देश्य के लिए हमारी लीडरशिप ने बनाया था, हमारे भाइयों ने बात करने के बाद, कि हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग ये मानते थे कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि राजनीति चले ना चले, सरकार बने, सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। इसलिए सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन ना रुके, हमारे रहबरों महापुरुषों का संघर्ष बलिदान व्यर्थ ना चला जाए,
इसलिए हमने इस आंदोलन को चलाया और समाज को संगठित करने के लिए, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने के लिए। आप राजनीतिक कारणों से भीम आर्मी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये एक सच है कि भीम आर्मी ने युवाओं को, जो युवा रोजगार या तमाम तरह की चीजों में, रोजगार तो है ही नहीं, जो युवा सिर्फ खाली रोड पे खड़े होके, गली में खड़े होके झुंड बना के या छोटे मोटे खेल वेल में अपना जिंदगी खराब करता था, आज वो युवा मिशन में आ रहा है और वो काम कर रहा है। लेकिन कहा गया ना कि गरीब अगर अपनी हक की लड़ाई लड़े, ये भी सबको चुभता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा है। अगर हमारे माता पिता, सोचे मेरे पिता प्राइम मिनिस्टर रहे होते या मुख्यमंत्री रहे होते या राज्यपाल रहे होते या विधायक एमपी रहे होते, तो मैं अगर आता और काम करने लग जाता राजनीतिक काम, तो शायद मुझसे कोई सवाल नहीं करता। लोगों की नजरे में सबसे बड़ी शिकायत है कि एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा ये किस तरह का काम कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पिता कोई मिनिस्टर होते, केंद्र में स्टेट में रहे होते, या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या कोई भी कुछ भी रहे होते, राजनीतिक व्यक्ति रहे होते, और उनका बेटा के राजनीति करके ये काम करता, तो शायद किसी को तकलीफ नहीं होती। उनको लगता कि भाई ये तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक नया आदमी आके और उस व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है, और उस तमाम बड़े बड़े लोगों को चैलेंज कर रहा है, उनको कह रहा है कि क्या आज ये भी सच नहीं है कि भीम आर्मी की सक्रियता की वजह से तमाम राजनीतिक दलों को दलितों के मुद्दों पर बोलना पड़ता है, तमाम राजनीतिक दलों को युवाओं के मुद्दे पर बोलना पड़ता है, तमाम लोगों को हमारे दुख दर्द में आना पड़ता है, जिन्होंने कभी हमारे नाम भी नहीं लिए, उनको भी हमारे गांव बस्तियों में आके और ये एहसास करना पड़ता है। यानी कि राजनीतिक दलों को आज हमारे घरों में बैठ के खाना खाने के लिए मजबूर हो गए हैं वो लोग, चाहे भले वो खाना अपना लाए, बर्तन अपने लाए, पानी अपना लाए, वो एक अलग बात। ये परिवर्तन ना भीम आर्मी की वजह से आया, ना पिछले किसी नेता की वजह से आया, ये आया है महापुरुषों के आंदोलन की वजह से। और समय समय पर इसको आगे बढ़ना है। अगर आप पुरानी लीडरशिप तक इसको रोकना चाहते हैं, तो ये आंदोलन जहां तक वो छोड़ दिया उन्होंने वहीं रहेगा, क्योंकि अब वो परिवर्तन का काम नहीं कर रहे हैं। अब वो सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था को में बने रहना चाहते हैं। और ये हम परिवर्तन का आंदोलन है जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने चलाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया, बाबू जगजीवन राम ने चलाया, बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया। ये परिवर्तन का आंदोलन था। लेकिन इसको चलाने वाले जो लीडर थे, जिस दिन वो गए, दुनिया में नहीं रहे, तो ये आंदोलन रुक गया। अब मैं आता हूं उस बात पे कि मैं जातियां नहीं ढूंढता हूं, ना महिलाओं में, ना दलितों में, ना पिछड़ों में, ना आदिवासियों में, और ना कहीं। ये मैंने आज दलित शोषण की 2 घटनाओं पे बात रखी, अपना दर्द आपको बताया कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ऐसी घटनाएं रोज किसी ना किसी स्टेट में होती, आदिवासियों के साथ, पिछड़े वर्ग के कमजोर जो पिछड़े वर्ग है उनके साथ, महिलाओं के साथ, ईसाइयों के साथ, बुद्धिस्टों के साथ, जैनियों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। तो घटनाओं का रूप बदल जाता है। शोषण मगर होता ही होता है किसान के साथ। मैं ये बातें आपसे क्यों बता रहा हूँ? कल से मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे रोका जाए, और इसका एकमात्र रास्ता वो है कानून का इम्प्लीमेंटेशन, कि कानून को सही तरह से लागू कराया जाए। वो लागू करने के लिए सरकार की जरूरत है, सत्ता की जरूरत है। सड़कों के आंदोलन से हम सिर्फ न्याय दिला सकते हैं, न्याय के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन सत्ता प्राप्त करके हम न्याय दे सकते हैं। फैसला आपको करना है। गुलामी आदत बन गई है हमारी। हमको लगता है कि हम गुलामी से मुक्ति ले ही नहीं सकते, मगर इस लाइन में एक बहुत छोटी सी बात है। अगर आप इस गुलामी से मुक्ति चाहते हैं, चुपचाप चुपचाप अत्याचार सहने की एक आदत सी पड़ गई हमारे लोग। चुपचाप, अगर इन गुलामी से मुक्ति चाहिए, जिस बात से आपको परेशानी है, अगर आपको उससे मुक्ति चाहिए, तो आपको उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, उतना बलिदान भी देना पड़ेगा, उतना संघर्ष भी करना पड़ेगा। तो जो चुपचाप आप सह रहे हैं, उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और एक अवसर तब होता है जब बाबा साहब अम्बेडकर इस लाइन को कहते हैं कि पॉलिटिक्स द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी है
जो सारे ताले खोल सकती है, जो आपके जीवन में सारी परेशानियां सबका हल निकाल सकती है। मैंने उत्तराखंड की रैली में 6 प्रोग्राम दिए थे, 7 प्रोग्राम कि हम क्या क्या करेंगे। वो मैंने अपने फेसबुक वॉल से लिखवाए भी हैं। और मैं ये सिर्फ मैंने लिखा नहीं, अगर किसी को शक है तो मैं बता रहा हूँ कि ये हम करके रहेंगे और करेंगे। और मैं कोई बात संविधान के विरुद्ध में जाके नहीं कहता हूँ, ये हम कर सकते हैं। जो अब तक हुआ है उससे बेहतर चाहिए तो आजाद समाज पार्टी को चुनिए। अगर परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन के आंदोलन में शामिल होइए। जिन समस्याओं से दिक्कत है उनमें सुधार चाहिए तो सुधारवादी बनिए। एक दूसरे पे उंगली उठाना छोड़िए, एक दूसरे से सवाल करना छोड़िए। आपका क्या योगदान है ये सुनिश्चित कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। मैं इस दर्द को लेके लड़ सकता हूं, लेकिन जब तक आप मुझे राजनीतिक शक्ति नहीं देंगे मैं परिवर्तन नहीं कर सकता हूं। और अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो फिर मुझे राजनीतिक शक्ति की जरूरत है। अगर आज सदन में हमारा मेंबर होता तो उत्तराखंड का सदन नहीं चलता। पहले जवाब देना होता कि उसको क्यों मारा और सरकार उसके लिए क्या कर रही। अगर यूपी के सदन में हमारा आदमी होता तो यूपी के सदन में मुख्यमंत्री को नहीं बोलने देता। यूपी के मुख्यमंत्री जवाब मांगता कि उन 4 लोगों की हत्याओं को बता, और उसके बाद आजमगढ़ में जो 2 दलित लोगों की हत्या हुई उन पे क्या हुआ, उन पे सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, पुलिस क्यों गुंडों को बचा रही है, उस पर जवाब दो। हमें 100 चमचों की जरूरत नहीं है, हमें एक अम्बेडकरवादी की जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि अब समय आप अपने किस्मत, अपनी भाग्य को, जो भाग्य और दुर्भाग्य भरोसा रखते हैं किस्मत में, आप उसको बदलने के लिए सोचे कि गरीबी में रहना, शोषण में रहना, गुलामी को सहना, अधिकारों से वंचित रहना, जुल्म जाते शिकार होना, क्या ये किसी ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है या आपके जीवन में लिखा है? और अगर आप मानते हैं कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार दिए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, अगर आप इस बात को मानते हैं और आप में दम, सबसे बड़ी बात है विश्वास की, अगर आप में विश्वास है कि आप में दम है और आप कर सकते हैं तो फिर आप साथ दीजिए। जो लोग इस आंदोलन को में लगे हुए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथियों ने मुझसे ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया पंचायत चुनाव में, भैया उस पर बोलिए। मैं बोलूंगा सब इश्यूज पे, लेकिन जिनके लिए बोल रहे हैं उनको तो खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो चलेगा। ये लोकतंत्र है, यहाँ तलवारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, बंदूकों से लड़ाई नहीं लड़ी जाती, हंगामा करके नहीं लड़ी जाती। यहाँ संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है और यहाँ सरों की कीमत है, सरों की ताकत है। आज अगर इस देश का मीडिया मुझे सुनता है, मेरी बात को अधिकारी कर्मचारी सुनते हैं, वो इसलिए नहीं कि चंद्रशेखर आजाद किसी बड़े बाप का बेटा। चंद्रशेखर आजाद एक संगठन का कार्यकर्ता है जो बहुत बड़ा है। वो एक पार्टी का कार्यकर्ता है जो परिवर्तन का आंदोलन चला रही है, जो जिसने संख्या बल से जिनको वोट प्राप्त हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, लोग आपको निराश करेंगे। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नौजवानों से कहता हूँ, लोग आपको निराश करेंगे। कहेंगे, पहले भी लोग कहते थे कि आप चंद्रशेखर एक प्रधानी का चुनाव नहीं जिता सकते, एक जिला पंचायत का चुनाव। ये हमने प्रधानी छोड़िए, हमने तो जिला पंचायत के चुनाव आप लोगों ने जिताए और साबित किया कि हम जिता सकते हैं। और गरीब लोगों का समर्थन है हमें, हमारे कार्य की वजह से। ये जो लोग हैं ना कहने वाले, ये वो लोग हैं जो आपसे डरते हैं, जो परिवर्तन से डरते हैं, जो शुरुआत नहीं कर सकते, जो गुलाम की तरह पीछे खड़े हो सकते हैं। नौजवान गुलाम नहीं है। मैं उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लोगों से कह रहा हूँ जो नौजवान है। और नौजवान आदमी विचारों से होता है, उम्र से नहीं होता है। ऊर्जा आदमी के साथ रहती है। परिवर्तन का आंदोलन चलाना पड़ेगा और
सुबह उठ के आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि आपका आंदोलन में क्या योगदान है। और सोते हुए आपको एक कुछ सोच सवाल ये करना पड़ेगा अपने मन में, इस बात को रखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके लिए कैसे वो करना है। मैं बहुत सवाल छोड़ता हूँ, मैं बहुत समझाता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ क्योंकि ये मिशन है, इसको खाना पकाना नहीं, इसको पढ़ना पढ़ाना है। इसलिए मैं बहुत समझाता रहता हूँ, प्रयास करता हूँ कि 100 को समझाऊं तो 2 तो तैयार हूँ, 4 तो तैयार हूँ, 10 तो तैयार हूँ। अकेला चंद्रशेखर नहीं कुछ कर सकता है, लेकिन हम सब मिलके परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हजारों सालों की गुलामी काट के गए। उनको रोकने के लिए भी ये कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर दरवाजे नहीं, खिड़कियां भी बंद कर देंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में घुसने नहीं देंगे। लेकिन उनके अंदर संकल्प था, तो उन्होंने करके दिखाया। हम पे भी संकल्प है और साबित करने का समय कि हम करके दिखाएं। मैं उत्तराखंड के नौजवानों से कहता हूँ, उत्तराखंड में जो समस्या है, अगर इनको खत्म करना चाहते हो ना, तो आपके पास मौका आ गया है 2022 का। गांव से, घर से निकलिए, गांव गांव जाके लोगों को तैयार कीजिए और दिखाइए अपनी शक्ति और बताइए। और जिस दिन आपका व्यक्ति पार्लियामेंट में होगा, आपका व्यक्ति असेंबली में होगा, फिर मैं पूछूंगा कि कौन, अगर कहीं शोषण होगा, पहले तो हम इसके लिए एक ठोस कानून बनाने का काम करेंगे अगर हम लोग सत्ता में होंगे, और उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। और मैंने कहा था और मैं दोहरा रहा हूं कि जो अधिकारी कर्मचारी वंचित वर्ग के लोगों पर अत्याचार करेगा, मदद करेगा अपराधियों की, उस पर सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम करें। और सिर्फ जेल नहीं भेजेंगे, एनएसए लगाएंगे उसके ऊपर कि उसको पता लगे कि अपराधियों का संरक्षण करना, उनकी मदद करने की सजा क्या होती है, और फिर उसको सजा दिलाएंगे कोर्ट से, न्याय करने का काम करेंगे। मैं निर्दोष होते हुए 16 महीने जेल में रहा, जब बेल मिली तो एनएसए लगी। जो सरकार ने मुझे सिखाया है ना, और वो मैं सीख गया हूं, और मैं अब अपने लोगों को साथ लेके सरकार बना के ये करके दिखाऊंगा कि कोई किसी गरीब को सताने से पहले 1000 बार सोचे। मैं ताकत का मिसयूज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी गरीब को टूटते बिखरते मरते भी नहीं देख सकता, किसी बहन बेटी के साथ अपमान भी होते नहीं देख सकता हूं। मैं सब जगह नहीं पहुंच पाता, लोगों को उम्मीद रहती कि भैया सब जगह जाए, लेकिन मेरे लिए चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के दुख दर्द में खड़ा होना जिन लोगों को मुझसे उम्मीद। बस मैं चाहता हूं कि अब आप इस भरोसे को आगे बढ़ाते तो वो मेंबर भी चुने जो आपके हितों की रक्षा के लिए विधानसभा और लोकसभा में बोले। अब आपके पास समय आएगा, आपको चुनना होगा। एक तरफ पैसे वाले लोग होंगे, एक तरफ पावर वाले लोग होंगे, एक तरफ ताकतवर लोग होंगे, एक तरफ वो व्यक्ति जिसको हम निर्धारित करके भेजेंगे कि आपको आवाज उठाना, आपको लड़ना। आपको ये तय करना होगा कि आपको ना बिकने वाला बन के अपने हितों की रक्षा करनी है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना, या 200, 400, 1000, 2000, 5000 शराब, कपड़े पे या किसी सुविधा पे अपने वोट को बेच देना है। बिके हुए लोग कभी शासक नहीं होते। मैं तकलीफ में हूं क्योंकि मैंने अपनों को खोया है, और वंचित वर्ग का हर व्यक्ति मेरा अपना है, लेकिन मैं इस लड़ाई को हारने वाला नहीं, क्योंकि हारता व्यक्ति खुद से है। हम इसे जीतेंगे, हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं, और फिर हम पे टीम, हम पे एक से एक नौजवान, वो नौजवान जो इस आंदोलन में अपने कैरियर को छोड़ के आए। हम पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन गुलाम बन के अगर पैसा ही रखना है तो क्या, उस पैसे का करना क्या है। गुलाम गुलाम होता है, लड़ाई गुलाम की नहीं है, लड़ाई है सेवक से शासक बनने। बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का अधूरा सपना है, कौन पूरा करेगा। वो जो लोग जो सुविधाओं की राजनीति कर रहे हैं, वो लोग जो, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर और अपने महापुरुषों की वजह से कुछ मिला है, आज हम पे जो कुछ है वो बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे संतों गुरु महापुरुषों की देन।
मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाल के मुझे सुना। मैं साथियों से एक अपील और करता हूँ, अगर शासन बनाना है तो अनुशासन लाना होगा। जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है वो शासन नहीं कर सकता। एक शासक की एक वो एटीट्यूड दिखना चाहिए। वो तब आएगा जब जिस दिन आपके मन में ये सपना आ जाएगा कि आप शासक बनना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, जाओ अपनी घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अपनी घर की दीवारों पे, अपनी किताबों पे, अपनी घड़ी पे, अपने फोन पे, उसके वॉलपेपर पे लिखे, जहां उठते बैठते सोते हैं, और अपना सपना लिखिए। आप जिस भी सपने को देखते हैं, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो राजनीति का, कुछ भी, या परिवर्तन का हो, और फिर उसके लिए देखिए कितने आइडिया आपके पास आते हैं। और फिर आपके सपोर्ट के लिए पूरी टीम है, संगठन है। मैं आज खुले मन से और इस भीम आर्मी फेसबुक लाइव के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ देश की सभी बहनों को कि आपके आंसुओं को से संकल्प है मुझे, एक एक खून का कतरा नुछावर कर दूंगा अपनी बहनों के सम्मान के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक आपको इस अपमान की जिंदगी में रहने के लिए मजबूर नहीं होने दूंगा। हम सब लोग मिलके इस गुलामी की बेड़ियों को काट देंगे। जो आज तक आपने सीखा सहा, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। एक मजबूत भारत, अखंड भारत, शक्तिशाली भारत तब बनेगा जब हम जातियों में बटे हुए लोग जातियां छोड़ के जुड़ने का काम करेंगे। अभी तो हम अंदर से शासक लोगों ने इस तरह तोड़े गए जाति धर्मों मजहबों में कि हम एकजुट ही नहीं। जब हम अंदर से एक नहीं तो लड़ेंगे कैसे? तो पहले जातियों का ये चोला उतार के बहुजन बनिए, तब जाके लड़ाई जीती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कल अपने फेसबुक वॉल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जानकारी दूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों का आंदोलन चल रहा है, भूख हड़ताल बैठे, किसी बहन की जान ना चली जाए, किसी को और को नुकसान हो जाए, सारी साथी को। ये जिम्मेदारी तो सरकार की, लेकिन उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए भी जल जाऊंगा, और मुझे भूख हड़ताल में बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा उनके सहयोग में। और एसएससी जीडी वाले बच्चों का भी 21 तारीख को धरना है, कल मैं फाइनलेशन कर दूंगा। कल 21 तारीख को हम लोग संसद का घेराव करेंगे दिल्ली में। युवा परेशान है, महंगाई की मार है, चारों तरफ शोषण, अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाती है, अधिकारी कर्मचारी पर सब परेशान है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग खुश हैं। प्रमाण है आपके पास, अजय कुमार टहनी। ये सत्ता की ताकत है कि एसआईटी की रिपोर्ट, जो उन्हीं की सरकार की एसआईटी है, उनकी रिपोर्ट आई कि ये इंटेंशनली हुआ था, ये सोच समझ के किया गया, साजिश के थ्रू किया गया था। लेकिन आप समझिए, मुख्यमंत्री जी कोई फर्क थोड़ा ही है। उनको लगता है कि किसान थोड़ा मरे थे, जानवर मरे थे, उनकी हैसियत इतनी, उनकी औकात इतनी। धन्यवाद। ये लड़ाई जीतेंगे और जीत के रहेंगे। जब तक जीतेंगे तब तक चैन से सोएंगे नहीं। बहुत जल्द गांव गांव निकल के चुनाव खत्म हो जाएगा 2022 में। तो आप चाहता हूं कि आप शक्ति दें और मुझे अवसर दें। जिन चीजों को आप बताते हैं ना कि 4 बार उन्होंने ये किया, उनके राज में इतना हुआ, तो मुझे अभी आपने एक विधायक बनने की ताकत भी नहीं दी है। एक बार मुझे मौका दीजिए, अवसर दीजिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को, फिर देखिए, फिर कराइएगा कंपैरिजन कि किसने कितना काम किया। अभी तक जो किया वो मैंने संगठन के दम पे किया, आप सब साथियों की मेहनत से किया। जिस दिन मुझे सरकार बनाने का और चलाने का अवसर मिलेगा, उसके बाद मुझे बताइएगा, एक बार मौका देने के बाद, कि कौन कितना काम करता है। मैं इलाज नहीं करूंगा, जड़ों से खत्म करूंगा परेशानियों को। अधिकार और सुरक्षा, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा हमारा प्रथम दायित्व। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय आजाद समाज पार्टी। और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को धन्यवाद, नीला सलाम, ये गरीब के बेटे को इतनी ताकत देने के लिए। आपके विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देंगे, बस हौसला बनाए रखिए। ताकतों, तानाशाह और ताकतों के आगे ताकतवर लोग झुकेगा मत। स्वाभिमानी लोग झुकते नहीं। लड़ाई चलेगी और लंबे समय तक चलेगी। ये आंदोलन है परिवर्तन का, जल्दी नहीं सुधरेगा। सुधरता तो बहुत जल्दी सुधर जाता है। इसको सुधारने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा।
मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।